आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राजनीतिक चिंतक में गोपाल कृष्ण गोखले। ये भारत के उदारवाद के महान नेताओं में से एक थे और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी अगर आप लाइफ देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत कम उम्र में अंग्रेज़ी भाषा के ऊपर अपना प्रभाव किया और ये अंग्रेज़ी भाषा के प्रोफेसर थे और इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में अपना पढ़ाई की और वहीं प्रोफेसर बने। इसके साथ ही साथ इन्होंने राजनीति में आध्यात्मिकरण की बात करी, एक नई दिशा दी राजनीति विज्ञान को, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति कुछ उदारता भी दिखाई और साथ ही साथ जो है उन्होंने अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास भी व्यक्त किया, लेकिन केंद्रीकरण का विरोध भी किया। तो महात्मा गांधी जब भारत में आए तो उन्हें राजनीतिक ज़मीन देने का काम गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इनकी मृत्यु केवल 49 वर्ष की अवस्था में हो गई 1915 में, और बहुत कम उम्र इनकी थी, लेकिन इन्होंने बहुत बड़े काम किए। अगर ये इनका आकस्मिक देहावसान नहीं होता तो शायद भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा भी देते। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले में तो उनका जीवन परिचय, राजनीतिक चिंतन और कार्य, दूसरे पार्ट में उनके आर्थिक विचार और मूल्यांकन। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। एक जन्म 1866 में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ। जब उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए। 20 वर्ष की आयु में पूर्णा की अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए, जो आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। इसी कॉलेज में 1902 में वे प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। महादेव गोविंद रानडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से बहुत अधिक प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। गोखले के रूप में रानडे को जैसा शिष्य मिला था वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। जस्टिस रानडे ने गोखले को बंबई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया। वे संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक भी नियुक्त हुए। 22 वर्ष की अल्पायु में वे गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। 1879 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली और कई वर्षों तक बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे। 1892 की अधिनियम की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। सन 1904 में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIA में का खिताब दिया। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। 39 वर्ष की आयु में उन्होंने इस पद को प्राप्त किया। ये जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने देश की बहुत सेवा की। 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। 1897 में वेबली आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए। 1905 में वे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए, जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को ये समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंगबंध संबंधी अधिनियम ना बनाया जाए। सन 1910 और 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटाल के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव पढ़े। इन श्रमिकों की स्थिति आज के बंधुआ मजदूरों से भी बदतर थे। वे 1912 में गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए और गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने में सफलता मिली। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर लिया। उन्होंने भारत मंत्री की परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया था। गोखले का राजनीतिक चिंतन। गोखले इतिहास और अर्थशास्त्र के प्राकरण विद्वान थे। उन्होंने बर्ग की पुस्तक रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन की बड़ी उत्कंठा के साथ हृदयंगम किया था। बर्ग की भांति गोखले सावधानी की नीति, धीमे विकास और बुद्धिमत्ता संगत प्रगति में यक विश्वास करते थे। उन्होंने प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और इसी भावना ने उन्हें आंदोलन के मार्ग से अलग रखने का कार्य किया। अब उनके राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था और शिक्षा दीक्षा में उनमें ब्रिटिश उदारवाद के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न कर दी थी। उन्हें अंग्रेज जाति की अंतरात्मा में विश्वास था। दादा भाई की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिकता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा।
ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता का बखान करते हुए वे भारतीय जनता को राजभक्ति का संदेश देते रहे और ब्रिटेन की उदारता तथा न्यायप्रियता को जगाते हुए उन्हें भारत के प्रसंग में उदार आचरण का परिचय देने के लिए प्रेरित करते रहे। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना, ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास इतना अधिक था कि जब दादाभाई नौरोजी की भी इस प्रसंग में आशा डिग गई तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का भरोसा करते रहे। 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम की क्रियान्विति का स्वरूप देखकर उनकी में भी आस्था जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ कमज़ोर होने लगी थी। नंबर 2 है भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन लेकिन ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। रानडे की भती गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही अंग है और इसने भारत को भारी लाभ पहुंचाए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े लाभ थे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भी भारत के लिए वरदान मानते थे, जिनके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया। उनकी धारणा थी कि ब्रिटेन के साथ संपर्क बनाए रखने से भारतीयों की बौद्धिक प्रतिभा चमकेगी, दृष्टिकोण विकसित होगा और भावी भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जा सकेगा। अतः वे भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों की इस स्थिति को बनाए रखना चाहते थे। पूना कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई हैं तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वे ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही हैं। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए हितकारी समझते हुए भी ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने में वे कभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में शेष साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। शेष साम्राज्यवाद से उनका अर्थ था ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित को दृष्टि में रखते हुए करे। जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद की वे संकीर्ण साम्राज्यवाद और नितांत अनुचित स्थिति कहते थे। उन्होंने चेतावनी की भाषा में कहा था, यदि ब्रिटेन ने संकीर्ण साम्राज्यवाद को अपनाया तो भारत की राजभक्ति का एक प्रमुख आधार विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने नौकरशाही की कठोर व्यवहार और उत्पीड़न की नीति का सदैव विरोध किया। लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी रवैये और बंगाल के विभाजन जैसे प्रतिगामी कार्य की तीव्र आलोचना की। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि 1833 के अधिकार अधिनियम और 1858 की सामग्री की घोषणा में जातिगत भेदभाव के बिना समस्त प्रजाजन के प्रति समान व्यवहार का जो वचन दिया गया है उसका सभी क्षेत्रों और संपूर्ण अर्थ में पालन किया जाना चाहिए। इन सब के अतिरिक्त यद्यपि वे ब्रिटेन के साथ संपर्क को भारत के हित में समझते थे लेकिन उनके मन तथा दृष्टि में भारत के गौरवपूर्ण भविष्य के चित्र थे। नेक्स्ट है संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे तथा इसके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीके से ही प्राप्त करना चाहते थे। देवगिरीकर के शब्दों में, शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास यह था कि तथ्यों तथा तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाए और समझा बुझाकर उन लोगों के विचार बदले जाए जिनका कुछ महत्व है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। उनके संवैधानिक तरीकों में याचिकाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव और शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधिमंडल आदि आते हैं। वे इस प्रसंग में इंग्लैंड के प्रचारकार को भी बहुत अधिक महत्व देते थे। सन 1908 में उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि संवैधानिक साधनों से मेरा अभिप्राय शांतिपूर्ण साधनों से है। कुछ अवसरों पर उन्होंने यह विचार व्यक्त किए कि करों को ना देना भी वैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श कभी नहीं किया। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीकों से निरंतर दबाव डाला जाना चाहिए, पर यह दबाव प्रभावशाली तभी होगा जबकि उसके पीछे लोकमत की शक्ति और दृढ़ निश्चय हो। गोखले के मार्ग को उनके विरोधियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का विच्छेद उचित नहीं था। इस मार्ग को अपनाने में लोकमत की शक्ति को जागृत करना आवश्यक था और इस दृष्टि से ये मार्ग ऊपर से देखने में सरल लेकिन वस्तुतः बहुत अधिक श्रम साध्य था। नेक्स्ट है स्वशासन की धारणा।
गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास करते थे, लेकिन इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रकट कर गए हैं, उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना। सन 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसी कि ब्रिटिश साम्राज्य की अन्य स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। सन 1907 में इलाहाबाद में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसे कि अन्य लोगों की अपने देश में है। उन्होंने एक से अधिक बार ये स्पष्ट कर दिया था, ये स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होनी चाहिए। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अधिराज्य डोमिनियन की स्थिति प्राप्त करना था। यही स्थिति जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को प्राप्त थी। भारत के लिए पूर्ण स्वशासन या अधिराज्य की स्थिति उनका दूरगामी लक्ष्य था, तात्कालिक लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है सत्ता के विकेंद्रीकरण का विरोध। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। उनकी मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता और परिणामतः जनता के कष्टों को बढ़ाता है। प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए, जैसे प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए। हॉब हाउस विकेंद्रीकरण मामले आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषद हो। नेक्स्ट है प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगें। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। गोखले ने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय होम चार्जेस के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस स्थिति में विनाशकारी परिणाम हुए। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की। नंबर 7 है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए दो पृथक जातियों और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि से संपूर्ण भारत के विकास पर इनकी दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने तिलक के गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में कोई रुचि नहीं दिखाई, यद्यपि इससे जनता में कुछ अलोकप्रिय भी हो गए। नेक्स्ट है स्वदेशी का समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंकाएं। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बताया। उन्होंने 1905 में वाराणसी कांग्रेस में कहा, स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन्हें श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय में को कभी भी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वदेशी के समर्थक होते हुए गोखले ने बहिष्कार के उग्र शस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था, जिसका परिणाम संदिग्ध था। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले के उपेक्षित सभी राजनीतिक विचार तत्कालीन भारतीय राजनीति से जुड़े हुए, लेकिन उन्होंने इसके अतिरिक्त राजनीतिक जीवन की एक शाश्वत सत्य का प्रतिपादन किया। वह राजनीति में नैतिकता तथा उच्च आदर्शों को लेकर आए थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता को राजनीतिक आधार होना चाहिए और साध्य तथा साधनों के संदर्भ में साधनों की पवित्रता पर सबसे अधिक आग्रह किया। उनका विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का एक साधन तभी बन सकती है जबकि उसका आध्यात्मिकरण हो, अर्थात जब राजनीतिक नैतिकता पर आधारित हो। उनका विचार था चारित्रिक विकास एवं नैतिक राजनीति के अभाव में स्वशासन हमारे देश में सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं बन सकता।
इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। देश के नागरिक सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हों तभी देश का विकास संभव है। सन 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतः सबसे प्रमुख उद्देश्य राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबद्ध करना ही था। तो ये हमने आज पढ़ा गोखले के राजनीतिक चिंतन।